अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशंस की। अच्छा, ये वीडियो स्पेसिफिकली है अमेज़ॉन के लिए, लेकिन किसी भी बिजनेस में हमें प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए यही मेजर चीज़ें जो हम इस वीडियो में अमेज़ॉन के हवाले से डिस्कस करेंगे, उन्हीं सारे फैक्टर्स को हम देखते हैं। फीसेस कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, आरओआई कैसे निकलेगा, प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा, प्रॉफिट क्या होता है, ये सारी चीज़ें ही हर बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने लगे हैं अमेज़ॉन पे। जब हम प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं, जब हमारे पास हमने ब्रांड हंटिंग कर ली, ब्रांड रिसर्च कर लिया, वहाँ से हमारे पास शीट आ गई, हमने प्रोडक्ट्स फाइनल की। जब प्रोडक्ट्स हम चेक कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली शीट स्कैन करते हैं और उससे हम प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स लिखे हुए होते हैं, स्कैन हुई भी शीट पर मार्जिन्स भी मौजूद होते हैं। बट बिल्कुल जब हम फाइनलाइज करने लगे हैं प्रोडक्ट में, हमने चेक कर लिया कि अमेज़ॉन प्रेजेंट है या नहीं है, बाय बॉक्स की रोटेशन सही है या नहीं है, अब हमारे पास ये स्टेज आती है कि हम बिल्कुल एक्यूरेट उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें कि आया ये प्रोडक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। हम ऐसे ही किसी भी प्रोडक्ट में नहीं चले जाते। अगर उसका बीएसआर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी सेल हो रही है, लेकिन उसमें प्रॉफिट ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसका प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें जब सेल ही नहीं आ रही, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में रख के क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चेक करना, इसके लिए हम अपनी पूरी एक शीट प्रिपेयर करते हैं एक्सेल पे, जिसे हम कहते हैं आरओआई शीट भी कहते हैं, प्रॉफिट लॉस शीट भी कहते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन शीट्स भी कहते हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें करते हैं। तो सिंपली हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं उस शीट पर। आइए हम आज देखते हैं कि किस तरह से हम ये सारी फैक्टर्स को देखते हुए कैसे अपनी एक्सेल शीट प्रिपेयर करते हैं। ये हमारी आ गई एक्सेल की शीट, ठीक है। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स हम प्रिपेयर करते हैं, और इसमें सबसे पहले हमारे पास हम इस शीट में ये देखेंगे कि कौन कौन से कॉलम्स हमारे लिए नेसेसरी हैं, और किस तरह से हम इसे फिल आउट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊं इम्पोर्टेंट, क्या जो शीट हमारे पास है ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से आती है, और उसको स्कैन करके जब हम उनमें से कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, तो पहले हम वर्किंग करते हैं अपने मेन शीट के ऊपर, एंड देन उसमें से सिलेक्टेड प्रोडक्ट को हम इस तरह से अरेंज करते हैं अपनी आरओआई शीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉपी पेस्ट हम सारे कॉलम को फिल कर लेते हैं कॉपी पेस्ट करके। इसमें सबसे पहले आ जाता है आइटम नंबर। जो सप्लायर ने आपको शीट प्रोवाइड की होगी, उसमें कोई ना कोई सप्लायर का अपना आइटम नंबर मौजूद होगा। ये आइटम नंबर वो नहीं है जो अमेज़ॉन पे होता है, जिसे हम एसएन कहते हैं, वो हम आगे फिल करेंगे। यहाँ पे हम आइटम नंबर, जो सप्लायर का आइटम नंबर है, वो हम यहाँ पे फिल करते हैं, ठीक है। हर सप्लायर आपको अपना एक सेपरेट आइटम नंबर ज़रूर देता है, जिसमें उसकी अपनी कोडिंग्स हुई भी होती हैं। इसके बाद आ जाता है यूपीसी कोड। यूपीसी कोड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम परचेज करने जा रहे हैं वो उसका सेम यूपीसी ही अमेज़ॉन पे मौजूद है। ऐसा तो नहीं है कि आपके टूल में कोई ग्लिच मौजूद हो और उस ग्लिच की वजह से रॉन्ग आइटम्स स्कैन हो गए हों। तो आपने ये लाजमी चेक करना होता है कि ये यूपीसी जो आपके पास है वो सेम है आपकी उस प्रोडक्ट से जो अमेज़ॉन पर है। ये यूपीसी बेसिकली जब हम स्कैन हुई हुई शीट से उठाते हैं, तो ये यूपीसी वही होता है जो सप्लायर ने हमें प्रोवाइड किया होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉलम कैटेगरी का। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये सारे कॉलम्स मैंने अपने लिहाज से एडजस्ट किए हुए हैं। आप इसे चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, बट बिलीव मी इट्स इजी टू यूज़। तो मैं इसी तरह यूज़ करती हूँ, बस कैटेगरी का कॉलम भी आगे शिफ्ट कर देती हूँ, और सप्लायर आइटम नंबर भी मैं आगे रखती हूँ, ठीक है। उससे मुझे ज़्यादा ईजी रहता है चेक करने में।
इसके अलावा फिर हमारे पास कैटेगरी सिंपली है, ये भी आपको कहाँ से मिल जाती है, अमेजोन के पेज से मिल जाएगी। कीपा पे जहां हम BSR फाइंड कर रहे होते हैं, ये कैटेगरी आपको वहां से पता चल जाएगी। इसमें हम हमेशा मेन कैटेगरी लिखते हैं। इसके बाद ब्रांड का नेम आ गया। ये ब्रांड का नेम फॉर सपोज यहाँ पर है कैट। चलें, ये हमारे पास ब्यूटी की प्रोडक्ट है तो हम ये कह देते हैं ब्यूटी। इस ब्रांड का नाम है ब्यूटी, ठीक है। और ये लंच बॉक्स की है, इसका हम क्या देते हैं, कुछ भी हम नाम रख देते हैं। फॉर सपोज हमने रख दिया ABC, हम सिंपली अभी रख देते हैं यहाँ पे ब्रांड का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ब्रांड का नेम भी है। लास्ट जो आपके पास सप्लायर की शीट स्कैन हुई है उसमें से आपको ब्रांड का नेम मिल जाएगा। टाइटल भी आप प्रीवियस शीट से कॉपी करेंगे। ये टाइटल वो है जो सप्लायर ने आपको दिया है, राइट? बिल्कुल भी राइट नहीं, ये वो टाइटल है जो अमेजोन की वेबसाइट पे, मतलब amazon.com पे या अमेजोन के PDP पेज पर जो टाइटल होता है प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज पर, ये वो टाइटल है, ठीक है। ये अमेजोन टाइटल है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक कॉलम और ऐड कर लेना है। मैं यूजुअली उसे लास्ट में रखती हूँ, ठीक है। आप चाहें तो वहां ही मेंशन कर लें, आपकी मर्जी है। सप्लायर टाइटल, इससे क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि सप्लायर टाइटल्स जो हमारे पास होता है, हम इससे सप्लायर टाइटल को और जो अमेजोन का टाइटल है इससे लाजमी हम मैच करते हैं, चेक करते हैं कि ये दोनों चीजें सेम हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ पे और ऐसा तो नहीं कि अमेजोन पे 4 का पैक है और सप्लायर हमें सिंगल पैक दे रहा है। ये सप्लायर की टाइटल से ही ये बात हमें क्लियर हो जाती है। सेकेंड ये कि समटाइम्स अगेन, जिस तरह भी मैंने पहले बताया, यूपीसी के किसी ग्लिच की वजह से गलत स्कैन हो जाती है शीट, कुछ प्रोडक्ट्स सही स्कैन नहीं होते, या यूपीसी का कोई मसला होता है, एक यूपीसी 2-3 प्रोडक्ट्स पे यूज हुए होते हैं, तो किसी और सप्लायर हमें कोई और प्रोडक्ट दे रहा होता है और अमेजोन का टाइटल यहाँ पे कुछ और होता है, बिल्कुल चेंज होगा। फॉर सपोज डव की प्रोडक्ट है सप्लायर के पास और अमेजोन का टाइटल आपके पास पेंटीन का मेंशन है, तो ऐसा बहुत कॉमनली होता है ब्यूटी प्रोडक्ट में स्पेशली। तो जब आप सप्लायर का टाइटल भी साथ मेंशन कर लेंगे तो इससे आपको रीचेक में आसानी होगी, आपको वेबसाइट पे इस स्टेज पर जाकर वेरीफाई करने की नीड नहीं होगी। उसके बाद एसिम का कॉलम भी आपको प्रीवियस शीट से मिल जाएगा। ये कॉस्ट पर प्रोडक्ट है, यानी कि सप्लायर आपको क्या कॉस्ट दे रहा है उस प्रोडक्ट की। उसके बाद आपने करंट BSR, ये आप कीपा से लिखेंगे, BSR 30 डेज का और BSR 90 डेज का। जब बिल्कुल एज अ न्यू भी आप काम कर रहे हैं तो ये तीनों कॉलम्स लाजमी मेंशन करें, इससे आपको एनालाइज करने में आसानी होगी। ये एक टिप है जो आपके काम को एक्यूरेट कर देगी, आपके काम को मजीद एफिशिएंसी उसमें पैदा कर देगी, ठीक है। उसमें आपके पास मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़े एक्सपर्ट होते जाएं, आप थोड़े प्रो होते जाएं, आपके स्पीड अच्छी हो जाए समझने की, अंडरस्टैंडिंग की, एनालाइजेशन की, तो आपको ये तीनों कॉलम्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट BSR वाला कॉलम फिल करेंगे। अच्छा, अब BSR वाला कॉलम हम कैसे फिल करते हैं, जो मेन BSR होता है इस पे मैं डिटेल आप लोगों को वीडियो बना के गाइड करूंगी। अभी हम यहाँ पे कुछ टिप्स देख लेते हैं। BSR में हम 90 डेज में हम कभी भी करंट BSR कैलकुलेट नहीं करते, हम हमेशा 90 डेज का एवरेज देखते हैं। 90 डेज के एवरेज BSR पे ही हम अपनी सेल्स कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 7000 है करंट, 30 डेज का है 9000, और 90 डेज का एवरेज है 10,000, ऑलमोस्ट 11,000। तो यहाँ हम अपना BSR 11,000 रख देंगे, ठीक है। और आप सिंपली इसको भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वर्ड टू वर्ड सेम एक्यूरेट एक एक नंबर कैलकुलेट करना जरूरी नहीं होता। इसको मैंने राउंड ऑफ करके यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो हमारा जो BSR है, जो हम BSR कंसिडर करेंगे,
वो 11,000 करेंगे। बेशक करंट BSR अभी काफी कम है, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम ये हाई BSR ले रहे हैं, 90 डेज का एवरेज ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी BSR सेम नहीं रहता। आज BSR 7,000 है, कल हो सकता है 6,000 हो जाए, और परसों हो सकता है कि वो 8,000 पे चला जाए, तो वो फ्लक्चुएट होता है। इसलिए सेफ साइड के लिए हम हमेशा 90 डेज का एवरेज रखते हैं। टिप नंबर 2, अगर तो हमारे पास 90 डेज का एवरेज कम हो और करंट BSR हाई हो, मतलब ये अगर उलट होता, यहाँ पे 10,000 होता और यहाँ पे 7,000 होता, तब हम करंट BSR ले लेते फॉर द सेफ साइड, ठीक है, क्योंकि 7,000 हम लेंगे तो वो कम है। 7,000 पे इसका मतलब है कि सेल्स बहुत अच्छी आ रही होगी और 10,000 पे सेल्स थोड़ी कम आ रही होगी। तो हम ग्रीन एरिया में खेलने के लिए, रेड डेंजर जोन से बचने के लिए, हम करंट BSR उस केस में ले लेंगे। इन शॉर्ट, हम इन तीनों में से जिसकी वैल्यू बड़ी होगी हम उस BSR को कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। नंबर 1 टिप कि हम 90 डेज का एवरेज देखते हैं। नंबर 2 टिप, अगर तो तीनों की वैल्यूज बहुत करीब करीब हों, सिमिलर्स हों, तो हम इनमें से जो हाई वैल्यू होगी वो यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। बाकी टिप्स मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वरना अभी आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल है ये। अगर नहीं समझ आया तो यही वीडियो स्टॉप करें और अगेन इस वाले पार्ट को देखें, ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए BSR का, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे हमारे आगे सेल्स हम डिसाइड करते हैं और उसी बेसिस पे फिर हम अपने आगे डिसीजंस लेते हैं। इसके बाद आ जाती है स्टोरेज फीस। स्टोरेज फीस भी हम AMZ जो हमारा रेवेन्यू कैलकुलेटर है, जो सेलर सेंट्रल में हमारा कैलकुलेटर होता है, हम वहां से ये फाइंड करते हैं स्टोरेज फीस। उसके बाद आ जाती है प्रेप फीस। प्रेप फीस में अब ये डिपेंड करता है कि हमारे प्रोडक्ट का वेट क्या है और साइज क्या है। अगर तो स्टैंडर्ड साइज की प्रोडक्ट है और छोटी प्रोडक्ट है और हम अपने सप्लायर से डायरेक्ट अमेजोन वेयर हाउस शिप कर रहे हैं और हम लेबलिंग भी या तो सप्लायर कर रहा है या बेशक अमेजोन कर रहा है, बीच में कोई प्रेप इन्वॉल्व नहीं है, तो नॉर्मली 1.5 शिपिंग हमारी इनफ होती है। लेकिन अगर बीच में प्रेप सेंटर इन्वॉल्व है, आपका सप्लायर डायरेक्ट अमेजोन शिप करने पे राजी नहीं है, या आपको पैकेट बनाना है, 3 का पैक, 4 का पैक, 6 का पैक, या आपने कोई बबल रैप, कोई पॉली बैग करवाना है, तो फिर आपको यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट 1.5 के बजाय 2.5 तक रखनी होगी, ठीक है। डिपेंड कर रहा है कि आपका जो प्रेप सेंटर है वो कितना दूर है और आपको डिलीवरी चार्जेस क्या सप्लायर दे रहा है, तो आपकी यहाँ पे प्रेप कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे 1.5 प्रेप कॉस्ट रख रहे हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वेट, ये वेट का पार्ट भी हमें रेवेन्यू कैलकुलेटर से मिल जाएगा। अपने एसएन को जब हम रेवेन्यू कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास स्टोरेज फीस, वेट, इसकी रेफरल फीस, इसकी फुलफिलमेंट फीस, FF जो है वो फुलफिलमेंट फीस है, यानी कि हम FBA सर्विसेज ले रहे हैं अमेजोन की, तो ये अमेजोन FBA फीस है, इसको FF के बजाय FBA फीस कर लें, या ये आपकी फुलफिलमेंट फीस है, राइट, एक ही बात है। इसके बाद ये रेफरल फीस आ गई। रेफरल फीस नॉर्मली अगर ज्यादातर मोस्ट प्रोडक्ट्स की जो रेफरल फीस होती है वो हमारी सेलिंग प्राइस की 15% होती है। तो यहाँ मैंने सिंपली फॉर्मूला लगाया हुआ है कि जो मेरी सेलिंग प्राइस है, S3 कॉलम, ये वाला कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई कर दे 15% से। यहाँ अगर मैं इसको $17 पे सेल आउट करूंगी, मेरी ये रेफरल फीस इंक्रीज हो जाएगी। इसको मैंने कम कर दिया, ये मेरी रेफरल फीस कम हो गई। तो नॉर्मली जो $10 से अबव प्रोडक्ट होती है उस पे 15% लगता है, बट ये आप
एक दो दफा लाजमी अमेजोन सेलर यूनिवर्सिटी, अमेजोन की जो गाइडलाइंस है, पॉलिसीज हैं, वहां पे आप इसको रीचेक कर सकते हैं। ये कैटेगरी वाइज वेरी करती है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये 15% ही होती है। छोटी प्रोडक्ट्स होती है तो उस पे 0.8% भी होता है। और ये वाला भी आपको कॉलम आप या तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लें या आप रेवेन्यू कैलकुलेटर से ये फिल कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप कीपा से भी फीसिस के कॉलम कीपा से भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अमेजोन लैंडिंग कॉस्ट के ऊपर। अमेजोन लैंडिंग कॉस्ट वो कॉस्ट है कि अमेजोन वेयर हाउस पहुंचने तक और इसमें जितनी भी फीसिस इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कस्टमर वो फीस पे कर रहा है या वो सेलिंग के बाद फीस लग रही है, यानी कि टोटल मिला के कुल खर्चा उसमें कितना हो रहा है, ठीक है। अगर हम कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर देते हैं, उस प्रोडक्ट के सेल आउट होने तक उसमें कितना खर्चा हुआ है वो कहलाता है अमेजोन लैंडिंग कॉस्ट, ठीक है। अब देखें, इसमें सबसे पहले वो कॉस्ट है जो हमने सप्लायर से प्रोडक्ट ली। यहाँ सिंपली फॉर्मूला लगाया है मैंने और सारी कॉस्ट को प्लस कर दिया। G3 है वो कॉस्ट जो सप्लायर से हमने प्रोडक्ट ली है। L3 है हमारे पास स्टोरेज फीस। M3 है प्रेप फीस। फिर FBA फीस है और P का कॉलम रेफरल फीस है। यानी कि कोई प्रोडक्ट सेल आउट होने तक उसमें कौन कौन सी फीसेस, कौन कौन से कॉस्ट इन्वॉल्व हुई है, वो लैंडिंग कॉस्ट है, ठीक है। आर के कॉलम को छोड़ के पहले सेलिंग प्राइस देखते हैं। सेलिंग प्राइस भी हम कैसे फाइनल करते हैं ये हम आई होप कि आप लोगों को आता होगा, और तो अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं आप लोगों को डिटेल इस पे वीडियो बना के समझा दूंगी कि सेलिंग प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताती चलूं कि सेलिंग प्राइस भी कभी भी हम करंट प्राइस नहीं लेते, बल्कि जो 1 मंथ की लीस्ट कंसिस्टेंट प्राइस होती है हम उसे अपना सेलिंग प्राइस कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हमारी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस पहुंच जाती है और सेल होना स्टार्ट होने लगती है तो हम डेफिनेटली जो उस वक्त करंट बाय बॉक्स प्राइस होती है उसको हम अपना सेलिंग प्राइस बना लेते हैं, ठीक है। फॉर सपोज हमने जब कैलकुलेट किया था इसकी सेलिंग प्राइस थी $12, लेकिन जब हमारी प्रोडक्ट वेयर हाउस पहुंची और इसकी प्राइस हो गई $15, तो हम कभी भी $12 पे नहीं सेल आउट करेंगे, हम करंट प्राइस पे सेल आउट करेंगे। लेकिन एस्टिमेशन के लिए हम यहाँ पे लीस्ट कंसिस्टेंट 1 मंथ लीस्ट कंसिस्टेंट बाय बॉक्स प्राइस देखते हैं। एक महीने के अंदर जो सबसे लीस्ट लेकिन कंसिस्टेंट बाय बॉक्स प्राइस रही हो वो हम नोट कर लेते हैं, यानी कि ज्यादातर ये किस प्राइस पे सेल आउट हो रही है। अब फॉर सपोज ये ज्यादातर 12.34 पे सेल आउट हो रही है तो हमने यहाँ ये नोट कर लिया। अब किसी एक सेलर ने आके इसकी प्राइस 9 कर दी और फिर दोबारा से ये अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आ गई तो हम उस 9 को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अगर तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पे कीपर पे आप लोगों को विजिबल करके डिटेल में ये चीज समझा दूंगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। ये बहुत इजी सा फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस में से हम माइनस कर देते हैं अमेजोन लैंडिंग कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाती है सेलिंग प्राइस। इसके बाद इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट सेल होते हैं पर मंथ, तो यहाँ जो BSR हमने फाइनल किया है इसे डिवाइड कर देते हैं, सॉरी इस BSR को हम FBA टूल किट से चेक कर लेते हैं, ठीक है। FBA टूल किट से हम पर मंथ सेलिंग निकाल लेते हैं कि पर मंथ इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट सेल आउट हो रहे हैं, ये हम FBA टूल किट से निकालते हैं। अगेन मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रही, अब स्क्रीन पे जाके डिटेल में आपको शो नहीं कर रही, वर्बली बता रही हूँ। समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पर डिटेल वीडियोस आप लोगों के लिए बना दूंगी। FBA टूल किट में हम उस कैटेगरी में जाके ब्यूटी, लाइक ये ब्यूटी की प्रोडक्ट है, हम ब्यूटी की प्रोडक्ट कैटेगरी में जाके 11,000 BSR लिखेंगे तो जो नंबर आएंगे, जो भी नंबर लिखा हुआ होगा पर डे सेल का, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास पर यूनिट पर मंथ आ जाएगा कितने यूनिट्स इस प्रोडक्ट के सेल आउट होते हैं। इसके बाद हमारे पास कॉलम है कि अब
फॉर सपोज इस प्रोडक्ट के मंथली यूनिट सेल आउट होते हैं 400, लेकिन 400 में से अब हमें कितने टेस्टिंग यूनिट्स मंगवाने हैं, ठीक है। टेस्टिंग यूनिट्स हमें कितने फाइन मंगवाने हैं ये डिपेंड करता है आपकी 2 से 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो मंथली सेल्स इस प्रोडक्ट की कितनी है। फॉर सपोज अगर मंथली सेल्स इसकी हो 100, तो हम टेस्टिंग यूनिट्स भी इसके 50 या 60 नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसकी मंथली सेल्स बहुत कम है, ठीक है। तो नंबर 1 डिपेंड कर रहा है कि मंथली सेल्स कितनी है। नंबर 2 डिपेंड करता है कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। 100 यूनिट्स वाली प्रोडक्ट है तो उसको हम 20 यूनिट्स भी अगर मंगवाएंगे तो वो 2000 हमारी कॉस्टिंग हो जाएगी। तो क्या हम इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं कि हम इतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इतने सारे यूनिट्स परचेज कर लें, ठीक है। तो सेलिंग आपके डिपेंड कर रहा है ये इसके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सेल हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसके BSR कह लें आप या मंथली सेल्स कह लें, एक ही बात है, क्योंकि BSR से ही आपका मंथली सेल्स फाइंड होता है। तो से कितने यूनिट सेल आउट हो रहे हैं। नंबर 2 फैक्टर इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि इसमें प्रॉफिट कितना है, ठीक है। डेफिनेटली अगर अच्छा इनमें से किसी एक चीज पे हम फाइनल डिसीजन नहीं लेते, इन तीनों को कंबाइन करके करते हैं। अगर तो मंथली यूनिट्स कम है, प्रॉफिट बेशक बहुत अच्छा हो, कॉस्ट प्राइस उसकी कम हो, तब हम थोड़ी ज्यादा यूनिट्स मंगवा सकते हैं 2 मंथ्स की इन्वेंट्री कंसिडर करके। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस भी ज्यादा है और प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, लेकिन मंथली सेल्स बहुत अच्छी है, तब भी फिर हम यूनिट्स को कम मंगवाएंगे। तो ये डिपेंड कर रहा है इन तीनों फैक्टर्स पे। इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हम इसे फाइनल करते हैं कि हमें टेस्टिंग यूनिट्स कितने मंगवाने हैं। अगर आपको इसके बारे में मजीद डिटेल जाननी हो तो आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, ताकि आने वाले दिनों में मैं इस पे भी एक डिटेल वीडियो बना दूं, ठीक है। अच्छा, हम इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने फिलहाल टेस्टिंग यूनिट्स रखे हैं कि मेरी क्योंकि प्रॉफिट भी अच्छा है, कॉस्टिंग्स भी कम है, तो मैं 50 यूनिट्स मंगवा लेती हूँ। प्रॉफिट पर प्रोडक्ट का मतलब है कि यहाँ पे हमने पर यूनिट निकाला है, पर पीस, एक पीस पे इतने प्रॉफिट बचेगा। तो अगर मैं 50 यूनिट ले रही हूँ तो उस पे कितना प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। तो ये जितने यूनिट्स हैं मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट, तो ये हमारे पास प्रॉफिट पर प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। परचेजिंग प्राइस इसमें सिंपली है कि यहाँ पे आप देखें कि यूनिट्स जितने परचेज कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट प्राइस से, तो ये परचेजिंग यूनिट्स फाइंड हो जाएंगे। इसके बाद आता है ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, ठीक है। इस केस के अंदर हमारे पास कॉस्ट प्राइस वो तमाम प्राइस होती हैं जो हम अपनी जेब से पे करते हैं एज अ सेलर अपनी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ठीक है, या अपनी प्रोडक्ट को पे हम कस्टमर को डिलीवर करने से पहले हमें हर हाल में जिसे पे करना है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले R3 है। R3 हमारा प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल इसका फॉर्मूला है ROI का, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस है मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो ये हमारे पास ROI का फॉर्मूला है, राइट। अब इसमें कॉस्ट प्राइस मैंने आप लोगों को बताया कि ROI में कॉस्ट प्राइस वो होती है जो जितनी भी कॉस्टिंग इन्वॉल्व है कस्टमर तक पहुंचने से पहले जो हमने अपनी जेब से दी है। तो इसमें देखें हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई जो हमने सप्लायर को पे की। स्टोरेज फीस ये हमारी इन्वेंट्री वेयर हाउस में पहुंचती है तो हम अपनी जेब से देते हैं, और प्रेप के चार्जेस और शिपिंग चार्जेस ये भी हम अपनी जेब से देते हैं। तो ये सारी प्राइसिंग जो है ये आपकी कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो गई। FBA फीस और रेफरल फीस इसलिए इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि ये जब प्रोडक्ट सेल आउट हो जाती है तो ये जो कस्टमर हमें पेमेंट करता है अमेजॉन उसमें से डिडक्ट करता है। तो ये दोनों चीजें हमारी अपनी जेब से नहीं जाती बल्कि सेलिंग प्राइस से
अमेजोन डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो जो कॉस्ट हमारी फाइनल कॉस्ट हुई, इसमें हमारे पास 3 चीजें आ गई हैं। सप्लायर को जो हमने पे किए हैं वो प्राइस, नंबर 2 स्टोरेज प्राइस, नंबर 2 शिपिंग प्राइस, नंबर 3 शिपिंग प्राइस, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ROI हो गया। इसके अलावा जब हमारे पास बात आती है प्रॉफिट मार्जिन की, तो प्रॉफिट मार्जिन हमेशा सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है। ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, सिंपल R3 डिवाइडेड बाय S3, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास होता है प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को ROI का काफी हद तक समझ आ गया होगा। आप ये शीट खुद बनाएं, यहाँ से फॉर्मूले नोट डाउन करें, समझें इसे, एक्सेल पे शीट बनाएं, प्रैक्टिस करें। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन पे पूछें। मैं इन तमाम टॉपिक्स पे ROI का असल मकसद क्या है या ROI क्या होता है, कैसे करते हैं, इस पे डिटेल वीडियोस बना दूंगी। बाकी जो मैंने अभी प्रीवियस आपसे कहा कि टेस्टिंग यूनिट्स हम कैसे फाइनल कर रहे हैं या मंथली यूनिट्स हम कैसे निकालते हैं, और रेफरल फीस कहाँ से निकलती है, FDA फीस कैसे कैलकुलेट होती है, शिपिंग कैसे कैलकुलेट होती है, ये सारी एक इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं। इस पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हर टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। और साथ में BSR से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अभी BSR के मैंने 2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं जरूर आप लोगों को बाकी, अगर बहुत ज्यादा BSR में डिफरेंस है, अगर प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू है तो BSR कैसे देखेंगे, अगर BSR में 90 डेज में और करंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैंने मिस किया है, मैं फिलहाल उसको एक छोटा सा ओवरव्यू दे के आगे बढ़ जाती हूँ, और वो ये कि यहाँ पे देखें, हमें ये देखना बहुत जरूरी होता है कि यहाँ पे 3 पैक है, ठीक है, और ये सप्लायर हमें दे रहा है सिंगल पैक, तो हमें ये हमारी फाइनल कॉस्टिंग नहीं है क्योंकि ये तो सिंगल पैक है, तो इसे हमें 3 पे लाजमी कन्वर्ट करना होगा। तो 0.7 को यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 यूनिट से। ठीक है, तो ये हमारी अब कॉस्ट आ गई 2.1, राइट। या तो आप इसके लिए एक सेपरेट कॉलम बना लें या इसी कॉलम में सिंपली आप मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो ये पैक्स वाले हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये भी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से कहानी बन जाती है, उसे हम इंशाल्लाह डिटेल में जरूर देखेंगे। अगर तो आपने इस वीडियो से कोई नॉलेज ली हो, कुछ समझ में आया हो आपको, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मैं इन तमाम टॉपिक्स की डिटेल वीडियोस बनाऊंगी तो वो आप लोगों से मिस ना हो, वरना काफी सारे कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर नहीं हो पाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए, बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।